चलिए तो आज स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। लॉजिक मैंने आपको बताया था कि अगर हम यहाँ पर काम करते हैं तो हमें उस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना है, उस टर्म को सब्स्टिट्यूट करना है जिसका इंटीग्रेशन वहाँ पर डायरेक्टली हमें अवेलेबल होगा, और या फिर हम उसका जो इंटीग्रेशन उसका जो डेरिवेटिव है, उसका डेरिवेटिव अवेलेबल होगा। इंटीग्रेशन बोल रहा था, तो अगर उसका डेरिवेटिव जिसका भी वहाँ पर अवेलेबल होगा उसी को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है। और अगर या उसका डेरिवेटिव हम बना सकते हैं तो भी हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है। तो जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। 7.2 एक्सरसाइज है हमारी ये, और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि अगर आप इसको ढंग से समझ जाते हैं तो आने वाले जो लेक्चर्स होंगे और आने वाले जो टॉपिक्स रहेंगे इंटीग्रेशन में, वो भी आपको सही से क्लियर हो जाएंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो देखिए, अभी मैं कुछ फॉर्मूलेज जो हैं वो डिराइव कर रहा हूँ। ठीक है। और उसके हिसाब से फिर हम क्वेश्चंस को जो है ईजिली बना सकते हैं। ठीक है। तो पहले उन फॉर्मूलों के कुछ प्रूफ आप देख लीजिए, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है। लॉजिक तो मैं आपको बता ही गया था कि हमें किसको सब्स्टिट्यूट करना है, कैसे करना है। तो उसका मैं एक छोटा सा हिंट पहले दे देता हूँ और उसके क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद बताता हूँ कि एक्चुअली में जो हमारे पास फॉर्मूलेज हैं वो भी हमारे यहाँ पे कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो एक अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ जस्ट थोड़ा सा समझाने के लिए। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिला कि आपको इंटीग्रेशन करना है 2x डिवाइडेड बाय में 1 + x²। तो मैंने देखा कि अब मैंने आपको लास्ट टाइम ये बात बताई थी कि हमें उसको सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डेरिवेटिव यहाँ पर अवेलेबल है डायरेक्टली। तो हम देख रहे हैं कि 1 + x² का जो डेरिवेटिव है वो कौन होता है, 2x। तो अभी मैं बिना फॉर्मूले के कर रहा हूँ। मैं चाहता तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं 1 सेकंड में लिख सकता हूँ कि ये इसका आंसर है, लेकिन अभी मैं आपको लॉन्ग मेथड से सिखा रहा हूँ ताकि आपको लॉजिकली साउंड हो जाए आप। फिर उसके बाद जब एक बार परफेक्शन आ जाएगी तो फिर हम सीधा फॉर्मूले भी लगा पाएंगे। तो आपने देखा कि 1 + x² का डेरिवेटिव जो 2x होता है वो न्यूमिनेटर में अवेलेबल है। तो हम 1 + x² को सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए सभी बच्चे। तो हम लिखेंगे पुट 1 + x² इज इक्वल टू में टी। अब टी की जगह पर आप कुछ और टर्म भी ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं, लेकिन टी ही जनरली आपको हर बुक में मिलेगा, हर जगह पे दिखाई देगा। तो उसको कई जगह पे टी सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि नॉर्मली हम टी ही सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब जब हमने पुट कर दिया 1 + x² को टी, तो अब हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं लिख नहीं रहा, बट यू हैव टू एज्यूम कर लेना है कि मैंने यहाँ पर डेरिवेटिव की लाइन जो है वो लिख दी है। तो 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 हो जाएगा, और x² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 2x होगा। और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, dt अपॉन में dx हो जाएगा। ठीक है। अब ये वाली जो dx वाली टर्म है इसको आपने x के साथ कर देना है, क्योंकि टी वाली टर्म सारी dt के साथ जाएंगी और x वाली टर्म सारी dx के साथ जाएंगी। ठीक है। तो अभी तो टी वाली कोई और टर्म तो है नहीं हमारे पास, लेकिन ये 2x के साथ ही हम dx को भेज देंगे और dt को हम यहाँ पर अकेला कर देंगे इस तरह से। मैं चाहता तो ये स्टेप मैं डायरेक्टली करूँगा। आगे आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे शायद में उसमें आपको ये dt/dx लिखा हुआ आपको ना मिले, क्योंकि मैं जानता हूँ कि dx को बाद में मेरे को उधर ही भेजना होता है। तो मैं इसको सीधा ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x dx इज इक्वल टू में dt, जिसको इस तरह से मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ। ठीक है। बट अभी स्टार्टिंग है तो मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ ढंग से। तो आप ध्यान से देखिए, मैंने 1 + x² को टी माना, उसका डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, और उसके बाद मेरे पास एक ही रिलेशन से आ गया 2x dx इज इक्वल टू में dt। ठीक है। अब ये सारे चेंजेस अपने क्वेश्चंस में करना होगा हमें। तो आइए ध्यान से देखिए सभी बच्चे। ऊपर आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए, 2x dx दिख रहा है सभी बच्चों को, 2x dx। तो 2x dx की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, dt। तो ऊपर देखिए बढ़िया से dt आ गया, और डिवाइड में चलते हैं हम 1 + x²। तो 1 + x² को मैंने क्या माना था, t। तो dt/t हो गया। देखिए ठीक है। अब dt/t हो गया। जैसे हम जानते हैं कि dx/x का इंटीग्रेशन, तो dx/x का इंटीग्रेशन क्या बताया था मैंने, log मॉडुलस ऑफ x + c। वैसे यहाँ पे मैंने कहा था बेस e होता है, बट अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट e ही माना जाता है। ठीक है। तो अब मैं नहीं लिखूंगा तो आप समझ जाना कि बाय डिफ़ॉल्ट जो बेस है वो e ही है। तो जिस तरह से dx/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो वैसे ही dt/t का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, log t होगा मॉडुलस फंक्शन के साथ, और प्लस का c हो गया। लेकिन क्योंकि हमारा क्वेश्चन x की फॉर्म में है तो हमारा आंसर भी x की फॉर्म में ही होना चाहिए। तो लास्ट हम इसको कैसे कन्वर्ट कर देंगे, अब ये जो t है उसको रिप्लेस कर देंगे जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था। तो फाइनल आंसर आएगा आपका मॉडुलस ऑफ 1 + x² log के साथ और प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ध्यान से देखिए सभी बच्चे, एक बार दोबारा समझा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहले हमने देखा कि किसको हम सब्स्टिट्यूट करना है, वो माइंड आप खुद लगाएंगे। हमने देखा कि 1 + x को सब्स्टिट्यूट करने में फ़ायदा है क्योंकि उसका डेरिवेटिव ऊपर 2x डायरेक्टली मिल रहा है। तो 1 + x² को t माना, डेरिवेटिव बोथ साइड रिस्पेक्ट टू t किया,
तो 2x इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स आ गया। फिर डी एक्स और वाली टर्म्स को x के साथ रखना है, सारी t वाली टर्म्स को डी टी के साथ रखना है, तो वो इस तरह से चेंज कर लें। और उसके बाद ये सारी जो चीज़ें आपने निकाली उनको अपने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करें, डायरेक्ट इंटीग्रेट करें, और फिर फाइनल आंसर भी x की टर्म्स में ही लिखें, यानी कि t को रिप्लेस कर दें विद x। तो आंसर भी x में ही होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन x की टर्म्स में था। चलिए बताइए सभी बच्चे, मेथड सब्स्टिट्यूशन क्लियर हुआ सभी को कि नहीं हुआ, बताइए। ठीक है, अब ये तुम्हारा लॉजिक है। ठीक है, अब यही लॉजिक है जो तुम्हें यूज़ करना है। ठीक है, लॉजिक सबको क्लियर हो ही गया है। ठीक है, अब मैं आपके लिए कुछ फॉर्मूलेस डिराइव कर रहा हूँ ताकि आप ये काम बहुत जल्दी कर सकें। तो पहले उन सभी फॉर्मूलोस के प्रूफ देखिए और फिर आप देखेंगे डायरेक्टली मैं इनको क्वेश्चंस में लगाऊंगा। ठीक है, चलिए पहले इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट सभी बच्चे। चलिए कॉपी कर लिया सबने? हाँ भाई, एवरी स्टूडेंट, सभी बच्चों ने लिख लिया इसको? किसी का रहता है तो नहीं है? जल्दी कॉपी करिए जिनका रहता है। ठीक है, तो अब मैं आपके लिए कुछ फॉर्मूलेस डिराइव करने जा रहा हूँ और उन फॉर्मूलोस को हम डायरेक्टली फिर क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। लेकिन जब आप इन फॉर्मूलों को यूज़ करेंगे तो आप साइड में इन फॉर्मूलों को लिख देंगे ताकि टीचर को ध्यान में रहे, कि आपका भी रहे कि भाई आप कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे आपने लगाया हो। नहीं तो कई टीचर जो होते हैं मार्क्स का जो है आपके वहाँ से डिडक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो कौन कौन से फॉर्मूले ये रहेंगे, आइए उनको समझते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला देखिए सभी बच्चे, सबसे पहला फॉर्मूला देखिए मैं डिराइव कर रहा हूँ। दीज आर सम फॉर्मूलेस और जो हम डायरेक्टली अब यूज़ करेंगे, बट पहले मैं आपको उनके प्रूफ भी दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहला फॉर्मूला देखिए सभी बच्चे, अगर हमारा ऊपर हमारे पास है एफ डैश एक्स और नीचे है हमारे पास एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ध्यान से देखिए, मतलब जो फंक्शन है वो डिनोमिनेटर में है और उसका डेरिवेटिव सीधा आपको ऊपर मिलता है। ध्यान से देखिए सभी बच्चे कि जो फंक्शन है वो डिनोमिनेटर में है और उसका डेरिवेटिव अगर को डायरेक्टली आपको ऊपर मिलता है तो इसका आंसर आप सीधा लिख सकते हैं लॉग मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ध्यान से देखिए, यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूलेज बिकॉज उससे आपका क्वेश्चन काफ़ी आसानी से आप बना पाएंगे। तो पहला फॉर्मूला क्या समझ में आ रहा है कि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डायरेक्टली ऊपर मिलता है तो लॉग में डिनोमिनेटर को रख दीजिए और प्लस सी लगा दीजिए, दैट इज़ योर आंसर। तो दिस इज़ योर फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला देखिए सभी बच्चे, अब जो हमारा एफ डैश एक्स है वो बाहर है और जो फंक्शन है उसका वो रूट के अंदर है। ठीक है, कि रूट कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में नहीं है, न्यूमिनेटर में ही है। तो रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर आपको मिलता है और उसका डेरिवेटिव डायरेक्टली आपको बाहर मिलता है एफ डैश एक्स, तो इसका आंसर जो है वो आप सीधा लिखेंगे, इसका जो आंसर होगा वो आप सीधा लिखेंगे 2/3 एफ ऑफ एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हमारे पास एफ डैश एक्स है और जो ये हमारा फंक्शन है वो डिनोमिनेटर में, रूट में तो है लेकिन वो डिनोमिनेटर में है, इस तरह से है, तो इसकी जगह पर हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा आंसर होगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, बट ये फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं और जब भी आप इनको यूज़ करेंगे तो साइड में लिखेंगे टीचर के लिए, ताकि टीचर आपके मार्क्स ना काटे कि आपने डायरेक्टली कैसे आंसर लिख दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमारे पास हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक फॉर्मूला मैं और लिख रहा हूँ। ठीक है, ये होगा, यहाँ पर एफ डैश एक्स है और इधर हमारे पास एफ ऑफ एक्स के साथ हमारे पास आता है डी एक्स, बट ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। आप ये तीन पे ही काम करिए अभी, ये तीन फॉर्मूले सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है, एफ डैश एक्स अपॉन में एफ ऑफ एक्स, फिर एफ डैश एक्स रूट में एफ ऑफ एक्स और फिर एफ डैश एक्स अपॉन में रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो आइए मैं इनके प्रूफ आपको दिखा देता हूँ। पहले आप फॉर्मूलेस लिख लीजिए फटाफट, सभी तीनों फॉर्मूलेस को लिखिए और इनके प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ फिर, और तीनों पे फिर मैं एक एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जल्दी लिखिए सभी बच्चे।
हाँ जी, लिख लिया सभी बच्चों ने? तीनों फॉर्मूले राइट कर लिए सभी ने? चलिए अब इन फॉर्मूलोस के आप प्रूफ देख लीजिए पहले कि ये मैं क्यों लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला था उसका प्रूफ देखिए। सबसे पहला फॉर्मूला था हमारे पास, ऊपर है हमारा एफ डैश एक्स और नीचे है एफ ऑफ एक्स और ये डी एक्स है। तो मैंने देखा कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सीधा ऊपर में आपको मिल रहा है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे जैसे अभी आपने क्वेश्चन में देखा मेरे को करते हुए। तो हम लिखेंगे पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, और जैसा कि मैंने कहा था कि टी का डेरिवेटिव होगा डी टी बाई डी एक्स। तो लेकिन मैं अब वो स्टेप को स्किप करते हुए, मुझे पता है कि मेरे को यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स लिखना है और वो डी एक्स फिर मैं बाद में एफ डैश एक्स के साथ ही लाऊंगा। तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं डी टी बाई डी एक्स लिखने का। आप सीधा इसको लिखें एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू में डी टी। ठीक है सर, ये डी एक्स यहाँ पर कहाँ से आ गया? ये डी एक्स आया यहाँ से जो नीचे था, तो नीचे वाला डी एक्स मैंने यहाँ लिख दिया। तो मैं वो स्टेप स्किप कर रहा हूँ क्योंकि उससे फिर हमारा टाइम थोड़ा वेस्ट होता है। तो एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, आप ये स्टेप सीधा लगा दें ऐसे। ठीक है, अगर आपको नहीं करना, आप जैसे करना चाहें वैसे कर देंगे। अब ये सारी चीज़ों को क्वेश्चन में क्या कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ऊपर आप देखिए आपके पास क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स डी एक्स। तो एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह पर तो हम डी टी लिख देंगे और एफ ऑफ एक्स की जगह पर हम टी लिख देंगे। तो डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ टी, और उसके बाद टी की जगह पर हम वापस क्या लिख देंगे, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो आप देख सकते हैं जो हमारा पहला फॉर्मूला था वो यही था, जो मैंने पहला फॉर्मूला ऊपर लिखा है। आप देख सकते हैं सभी बच्चे, एफ डैश अपॉन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है, और उसका प्रूफ आप ये देखिए सभी बच्चे। ठीक है, पहले तीनों का प्रूफ देख लीजिए, फिर जिसको जो प्रूफ अगर नहीं समझ में आता है तो मेरे से पूछ सकता है। सेकंड प्रूफ हमारे पास क्या था कि यहाँ पर हमारे पास था एफ डैश एक्स और अंडर रूट में हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स और ये डी एक्स था। तो अब क्योंकि हमें हमारा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता है कि हम उस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डेरिवेटिव हमें मिलता है। तो यहाँ पे हमें डेरिवेटिव किसका मिल रहा है, एफ ऑफ एक्स का मिल रहा है। तो यहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स को फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, टी ले लिया। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टी हो गया हमारे पास। अब इसका डेरिवेटिव भी करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू में डी टी। ये डी एक्स यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, वही डी टी बाई डी एक्स को जब लिखेंगे तो डी एक्स उधर भेज रहे हैं आप, राइट साइड से लेफ्ट साइड पे भेज दे रहे हैं। उसके बाद आप ध्यान से देखिए, अब जो आपके पास ये एफ डैश एक्स है, जो आपके पास ये एफ डैश एक्स है और आपके पास ये डी एक्स है, इन दोनों की जगह पर तो हम मिला के डी टी लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, एफ डैश एक्स और डी एक्स को दोनों को मिलाकर हम बराबर में क्या लिख सकते हैं, उसके डी टी। तो ये डी टी आ गया उसकी जगह पर, ध्यान से देखिए सभी बच्चे। और ये जो रूट में हमारे पास एफ ऑफ एक्स है उसकी जगह पर हम टी रख देंगे। तो अंडर रूट ऑफ टी डी टी का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था सीधा होता है 2/3 और टी की पावर 3/2। अब ध्यान दीजिए क्योंकि आप टी की पावर हाफ लिखेंगे, फिर हाफ प्लस वन ऊपर और हाफ प्लस वन नीचे करेंगे तो रेसिप्रोकल होकर वो 2/3 बनेगा। और टी की जगह पर वापस क्या रख देंगे, एफ ऑफ एक्स, और आगे 2/3 तो रहेगा ही, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 और प्लस का सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये दूसरे फॉर्मूले का प्रूफ आ गया जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला देख सकते हैं, एफ डैश एक्स अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या था, 2/3 एफ ऑफ एक्स की पावर 3/2, और वो फॉर्मूला हमारे पास आ गया है नीचे। आप देख सकते हैं पूरा उसका प्रूफ मैंने आपको दिखाया है। लॉजिक बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं बहुत ही डिफ़िकल्ट से प्रूफ्ड है, और प्रूफ कभी पेपर मैंने देखा भी नहीं आए, वो तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए करवा रहा हूँ। हमें तो सीधा फॉर्मूले यूज़ करने होते हैं। अब लास्ट जो हमारे पास फॉर्मूला था वो क्या था, ऊपर था हमारे पास एफ डैश एक्स और नीचे था फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स। फिर से एफ ऑफ एक्स को हम टी लेट करके उसका डेरिवेटिव हमें डायरेक्टली ऊपर मिल रहा है, तो यहाँ भी हम लिखेंगे पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में टी। तो ये क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स, फिर से यहाँ पर आएगा डी एक्स और बराबर में डी टी। और फिर से हम ये सारे चेंजेस कर देंगे अपने क्वेश्चन के अंदर। तो जैसे हम ये चेंजेस अपने क्वेश्चंस में करेंगे तो आप ध्यान से देखें, सॉरी यहाँ पर डी एक्स आएगा। अब फिर से ध्यान से देखिए, ये पूरी टर्म देखिए सभी बच्चे, ये पूरी टर्म एफ डैश एक्स डी एक्स। तो एफ डैश एक्स डी एक्स वाली जो पूरी टर्म है इसकी जगह पर आप डी टी लिख देंगे, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट में, सॉरी ये अंडर रूट में था, ये अंडर रूट में आएगा ऐसे, तो अंडर रूट में टी आ जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन सीधा बता रखा है मैंने आपको, याद होगा 2√t। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, टी की पावर पहले हाफ लिखेंगे फिर ऊपर आके माइनस हाफ होगा, सॉल्व करेंगे यही आंसर आएगा।
और उसके बाद रूट टी की जगह पर फिर आप टी की जगह पर वापस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा और प्लस सी। तो ये हैं इन फॉर्मूलोस के प्रूफ। और लॉजिक वही है जो हम करना चाह रहे हैं कि भाई जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल होता है उसका हम उसको टी लेट करेंगे और उसके साथ उनके प्रूफ को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ ही रहा होगा। एक बारी कंफर्मेशन ले लेते हैं। चलिए बताइए, सभी तीनों फॉर्मूलोस के प्रूफ समझ में आए सभी को? लॉजिक बहुत क्लियर है, एफ ऑफ एक्स को टी लेट करना है बस, और उसके अकॉर्डिंग मैंने सारे प्रूफ आपको बना के दिखा दिए हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो सभी बच्चे पहला प्रूफ कॉपी कर लें फटाफट, फिर उसके बाद दूसरा प्रूफ मैं स्क्रॉल डाउन कर दूंगा, लेकिन जल्दी कॉपी करें थोड़ा ताकि हम आज 7.2 स्टार्ट कर सकें। करिए जल्दी। हाँ भाई, पहला प्रूफ लिख लिया सबने? फर्स्ट प्रूफ लिख लिया सभी बच्चों ने? चलिए सेकंड प्रूफ लिखिए अब। सेकंड प्रूफ को कॉपी करिए, सेकंड और थर्ड दोनों ही आ जाएंगे, जल्दी करिए। अब इसके अलावा कुछ और एक दो ट्रिक्स और बता देता हूँ, ठीक है? और फिर आप आराम से 7.2 हम कर सकते हैं उसके बाद। हाँ भाई, लिख लिया सभी ने? सारे प्रूफ लिख लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों? किसी का किसी का रहता तो नहीं है कॉपी करना? बता दीजिए। चलिए सभी ने लिख लिया है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब मैं कुछ और ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, जैसे कि कभी कभार आप, जैसे मैंने रूट से बाहर आने के तरीके तो आपको बता ही दिए हैं फिर भी, लेकिन एक और जो चीज़ है वो आपको ये नोट में रखनी है ध्यान में। क्योंकि देखो हमारा जो मेन मकसद है वो यही है कि हमें डिनोमिनेटर को हटाना है। तो पहला स्टेप आपने यहाँ पर ध्यान यही रखना है कि ट्राई टू रिमूव डिनोमिनेटर। आप कोशिश करें कि ट्राई टू रिमूव डिनोमिनेटर बाय सब्स्टिट्यूटिंग इट। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम उसको सब्स्टिट्यूट कर कर रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ट्राई टू रिमूव डिनोमिनेटर बाय सब्स्टिट्यूटिंग इट। आप चाहें तो उसको सब्स्टिट्यूट करें, अगर लग रहा है कि आप उसको सब्स्टिट्यूट करके रिमूव कर सकते हैं तो ट्राई टू रिमूव डिनोमिनेटर बाय सब्स्टिट्यूटिंग इट। उसके बाद फिर आपके पास अगर स्क्वायर रूट में अगर आप आते हैं, मान लीजिए कि देयर इज़ अ स्क्वायर रूट इन यूर क्वेश्चन, ठीक है? तो स्क्वायर रूट से बाहर आने का तरीका यहाँ पर क्या रहता है? देखो ज़्यादातर स्क्वायर रूट्स में क्वेश्चंस होते हैं आपके पास। वैसे तो मैंने ऊपर दो स्क्वायर रूट वाले ही फंक्शंस आपको बताए हैं ऊपर, लेकिन उसमें उसका डेरिवेटिव का होना वहाँ पे ज़रूरी होता है। तो अगर फिर भी आप देखें कि आप ये ध्यान रखें कि इफ़ देयर इज़ स्क्वायर रूट इन यूर क्वेश्चन, मतलब मैं इसी एक्सरसाइज में बात कर रहा हूँ ये। तो इफ़ देयर इज़ अ स्क्वायर रूट इन यूर क्वेश्चन, आपको लगता है कि मेरा जो क्वेश्चन है उसमें स्क्वायर रूट वाली टर्म जो है वो हमें दे रखी है, तो देयर इज़ अ स्क्वायर रूट इन यूर क्वेश्चन, तो देन पुट द टर्म
इन स्क्वायर रूट इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। फिर आप क्या कोशिश करें कि जो टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है उसी को क्या लेट करना है, हमें हमेशा टी स्क्वायर लेट करना है, बिना सोचे समझे। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन हमेशा बन जाता है। ट्रिक ये काम करेगी आपके लिए कि अगर आपको लगता है कि मेरे क्वेश्चन में स्क्वायर रूट आपको दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं, तो जो भी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर अवेलेबल है, ठीक है, जो भी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर अवेलेबल है उसको आपने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, टी स्क्वायर। तो मैंने लिखा है देयर इज स्क्वायर रूट इन यूर क्वेश्चन, तो देन आपको करना क्या है, पुट द टर्म इन स्क्वायर रूट इक्वल टू टी स्क्वायर, और देन आपका क्वेश्चन वहाँ से देन डेरिवेटिव करेंगे और उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो फॉलो करेंगे आप। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट सभी बच्चे चाहें तो नोट कर लें। ठीक है, तो आइए अब हम यहाँ से क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं बनाना, और सामने जो 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं इनको भी रखना। ठीक है, तो आप देखना फटाफट आप आंसर बता सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, है ना, मैंने करा ही दिया फर्स्ट क्वेश्चन। 7.2 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चे देखिए हो चुका है। अब मैं सेकंड से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि पहला क्वेश्चन मैंने यही कराया था। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स, और साथ में हमें दे रखा है डी एक्स। तो अब मेरे को देखना है, अब मेरे पास 2 चीज़ें, एक लॉग एक्स है और एक एक्स है। तो एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो उसका तो कोई यूज़ है नहीं। लेकिन लॉग एक्स जो स्क्वायर के अंदर पड़ा हुआ है, लॉग एक्स, क्योंकि पूरे इस वैल्यू को नहीं लेट करेंगे, लॉग एक्स का होल स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लॉग एक्स का होल स्क्वायर में तो लॉग एक्स वापस आ जाएगा। हम सिर्फ लॉग एक्स जो स्क्वायर के अंदर बैठा हुआ है उसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि उसका डेरिवेटिव होता है 1/x। तो अब हम लिखेंगे पुट लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा, 1/x, और यहाँ से आएगा डी टी बाई डी एक्स, तो उसका डी एक्स यहाँ पहुँचा दो और इक्वल टू में डी टी बचेगा। अब इसके अंदर ये सारे चेंजेस कर दीजिए। तो आपका जो लॉग एक्स है उसकी जगह पे तो आपने टी स्क्वायर लिख देना है, और डी टी अपॉन में डी एक्स, ये जो डी टी अपॉन में डी एक्स है, ध्यान से देखिए सभी, अरे डी टी नहीं आएगा, यहाँ पे एक्स आएगा, डी एक्स आएगा। तो डी एक्स अपॉन में एक्स, ठीक है, लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स क्वेश्चन था, गलती से डी टी लिख दिया मैंने। तो ये जो डी एक्स अपॉन एक्स है, ध्यान से देखिए सभी बच्चे, ये जो डी एक्स यहाँ पे दिख रहा है और नीचे एक्स दिख रहा होगा, तो डी एक्स अपॉन एक्स की जो वैल्यू है उसकी जगह पर आप सीधा क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, डी टी। तो यहाँ पर उसकी जगह पे पूरा डी टी आ जाएगा। ध्यान से देखिए सभी बच्चे, डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन तो कोई भी कर दे सर पावर का इस्तेमाल करके, तो टी क्यूब बाई 3 प्लस सी हो गया, और टी की जगह पर वापस क्या रख देंगे, लॉग एक्स, तो उसकी पावर 3 बाय में 3 और प्लस सी। चलिए बताइए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया सभी को। क्वेश्चन नंबर 2, लॉग एक्स को हमने टी माना, क्यों माना, क्योंकि लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x था, तो लॉग एक्स को टी लेट करा, सब्स्टिट्यूट करा, और जो तरीका था वो लगाया और आंसर आ गया। ठीक है, देखो कई बच्चे यहाँ पर मेरी चीज़ को शायद उतना अच्छे तरीके से शायद उनके दिमाग में हो सकता है, वैसे तो मैं जो तरीका बताता हूँ सबसे बेस्ट तरीका होता है जो टाइम सेविंग होता है। अब करने के तरीके तो बहुत सारे होते हैं, कई जगह पर आप ये भी देखेंगे कि टीचर यहाँ से ना पूरी डी एक्स की वैल्यू निकालेगा। आप देख रहे हैं डी एक्स की वैल्यू, जैसे मैं बताता हूँ कई टीचर ऐसे भी सिखाते हैं। ये देखिए वो कहेंगे भैया यहाँ से ना पहले प्यार से डी एक्स निकालो, तो यहाँ से डी एक्स क्या आएगा सर, एक्स डी टी आएगा, ये देखो यही आएगा। फिर इसको यहाँ पे रखो, देखो अब क्या आंसर होगा, ये बनेगा सर टी स्क्वायर, और डी एक्स की जगह पर क्या रखो सर, एक्स डी टी, फिर डिवाइड में एक्स ही रहेगा। ठीक है, फिर ये एक्स से एक्स कटेगा, तो फाइनल आंसर देखो यही आ रहा है, टी स्क्वायर डी टी आ रहा है ना, यही आ रहा है। लेकिन ये तो लॉन्ग मेथड से मैं क्यों जाऊँ भाई, पहले मैं डी एक्स निकालूँ, फिर उसको सब्स्टिट्यूट करूँ, फिर उसको कैंसिल आउट करूँ, तो इतनी तो टाइम हमारे पास होता नहीं पेपर में। तो इसलिए जो मेथड मैं आपको बताता हूँ, अगर बच्चा उस मेथड को समझ रहा है सही ढंग से और उसको इम्प्लीमेंट कर पाता है, तो कहीं ना कहीं वो अपना टाइम भी सेव पेपर में कर लेगा। बट कई जगह पर ऐसे भी सिखाया जाता है कि भैया यहाँ से पहले डी एक्स निकाल लो और वो सब्स्टिट्यूट करो अपने क्वेश्चन के अंदर और फिर उसको सिंप्लीफाई करो। बट आई थिंक ये मेथड आपको क्लियर होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें सब्स्टिट्यूट हमें सिर्फ जो टी है उसको करना होता है, बट ये जो पूरा डी एक्स निकाल कर करना है ये लॉजिक सही नहीं है, मतलब टाइम सेविंग नहीं है हमारे लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी कर लिया सभी ने, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी कर लिया सभी ने, थोड़ा जल्दी जल्दी साथ में कॉपी कर लिया करें। जैसे ये नहीं कि जब मैं समझा रहा हूँ तो उसके साथ ही कॉपी करने, कई बच्चे ये भी करते होंगे, है ना, जैसे जब मैं समझा रहा हूँ उसके साथ में कॉपी करे जा रहे हैं, वो ना करें। पहले मुझे कंप्लीट करने दें ढंग से, मैं आपको पूरा टाइम देता हूँ कॉपी करने का, साथ साथ दोनों काम मत किया करें कि साथ में समझ भी रहे हैं और कॉपी भी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उससे चीज़ें कभी सही से दिमाग में जाएंगी नहीं आपके। तो पहले पूरा ढंग से समझ लिया, उसके बाद जो मैं टाइम देता हूँ 2-3 मिनट का, उसमें आपने कॉपी कर लिया। ठीक है,
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक सबको क्लियर है, आगे चलते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन करिए, ऊपर हमारे पास dx होगा और उसके बाद आ जाएगा x। देखो इंटीग्रेशन हमें खुद ही लगाना है क्योंकि उसमें सिर्फ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको उसको ऐसे इंटीग्रेशन करके डालना खुद ही, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब ये हमारे पास पूरी वैल्यू होगी इंटीग्रेशन लगाने के बाद, इसका आंसर मुझे निकालना है। तो मैंने देखा कि भाई अब यहाँ पे जो टर्म्स मेरे को दे रखी हैं ये भी तो मेरे किसी काम की नज़र आ नहीं रही हैं, क्योंकि अगर मैं पूरे इस x प्लस एक्स लॉग एक्स को टी ऐड कर लूँगा तो बड़ा कॉम्प्लिसिटी सी हो जाएगी, वो तो फिर x का डेरिवेटिव 1 होगा, x लॉग एक्स में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ये अभी बात बन नहीं रही, मतलब इस पूरी टर्म को सब्स्टिट्यूट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आइए हम थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सही से यूज़ करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ log x वाली टर्म आ रही है, तो मैं जानता हूँ कि log x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x होता है, और वो मैं बड़े ही प्यार से यहाँ बना सकता हूँ। मैंने बोला था ना कि डेरिवेटिव या फिर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, वो तो फिर आपकी किस्मत हुई, उसे क्या बोलते हैं, किस्मत, कि भाई डेरिवेटिव डायरेक्टली हमें मिल गया, और एक जगह पर हमें डेरिवेटिव खुद बनाना होता है, उसे कहते हैं हार्ड वर्क। तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपका लक अच्छा होगा कि आपको सीधा डेरिवेटिव दिखाई देगा, आपको वहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव पैदा करना पड़ेगा, डेवलप्ड करना पड़ेगा। तो मैं इसका देखिए log x का डेरिवेटिव यहाँ पे डेवलप्ड कर दूंगा, अगर मैं नीचे डिनोमिनेटर से x क्या ले लेता हूँ कॉमन, तो देखिए क्या बन गया 1 प्लस लॉग एक्स, ये देखिए। अब आप कहेंगे बच्चे, आप कई बच्चे यहाँ पे कहेंगे सर log x को टी लेट करना चाहिए, है ना, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, लेकिन मैं उस बच्चे को कहूँगा कि क्यों ना आप 1 प्लस लॉग एक्स को ही पूरा टी मान ले, है ना। एक बच्चे ने एक क्वेश्चन कैसे बनाया, उसने कहा कि सर मैं log x को टी मान के करूँगा, उसका भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं उसे कह रहा हूँ कि भाई अगर तू 1 प्लस लॉग एक्स को ही पूरा टी मान ले तो उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव तो शून्य होता है, जीरो होता है। तो इस तरह से भी दिमाग लगा लेना है कि अगर इस पूरी टर्म को ही हटाना है, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना सिंप्लीफाई हो जाए उतना बेहतर है हमारे लिए। तो कई बच्चा इसमें ऐसे भी कर सकता है कि वो सिर्फ log x को t मान के चले, और जैसा कि मैंने यहाँ पर किया, मैंने log x को नहीं लिया, मैंने पूरे 1 प्लस लॉग एक्स को ही t मान लिया, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो उससे मेरे को फाइनल डेरिवेटिव भी सॉल्व होने के बाद 1/x ही मिलेगा। तो ये देखिए इसका डेरिवेटिव हो गया 1/x, और dt/dx का dx इधर पहुंचा दिया और इक्वल टू में dt हो गया। अब ध्यान से देखिए सभी बच्चे, ये हमारा dx बैठा है और ये नीचे उसका x बैठा हुआ है, तो dx अपॉन x, यहाँ से देखिए सभी बच्चे, तो dx अपॉन x को तो पूरा हम dt लिख देंगे, और ध्यान से देखिए जो 1 प्लस लॉग एक्स है, 1 प्लस लॉग जो ब्रैकेट में बैठा हुआ था वो t बन गया सर हमारे लिए, और इसका डेरिवेटिव तो अब कोई भी कर सकता है, इसका डेरिवेटिव अब कोई भी कर सकता है। तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा, बताइए सभी बच्चे, इसका आंसर आ जाएगा आपका log t प्लस सी, और उसके बाद log t की जगह पर क्या रख देंगे 1 प्लस लॉग एक्स और प्लस सी, ठीक है। तो अब आप मेरे से कह रहे हो सर वो जो आपने 3 फॉर्मूले लिखवाए हैं वो तो हम यूज़ कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन अब मैं दिखाता हूँ। अब एक बच्चे ने इतनी बड़ी मेहनत से क्वेश्चन किया, ये देखिए आंसर आ गया उसका बढ़िया से, लेकिन अब मैं उन फॉर्मूलों का उपयोग करके दिखा देता हूँ जो मेरा आपको मैंने पीछे लिखवाए। तो इसका आंसर मैं सीधा ये लिख सकता हूँ, देखो बिल्कुल सीधा मैं लिखूंगा सर, इसका आंसर होगा log 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। ये देखिए 1 सेकेंड में आंसर आ गया, कुछ नहीं करा, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, मैं सीधा ये आंसर लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर बच्चा यहाँ पर इसको ध्यान से देखे तो ये वाली टर्म को, ये जो डी एक्स अपॉन में एक्स वाली टर्म है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स डी एक्स, क्या फ़र्क पड़ता है सर, है ना भाई, ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे कौन बैठा हुआ है 1 प्लस लॉग एक्स बैठा हुआ है। तो मैंने क्या फॉर्मूला लिखवाया था, फॉर्मूला चेक करिए सभी बच्चे, जो पहला फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था वो क्या लिखवाया था, सभी बच्चे चेक करिए एक बारी। सबसे पहला फॉर्मूला तो मैंने लिखवाया था कि अगर ऊपर बैठा है उसका डेरिवेटिव और नीचे बैठा है वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो यहाँ देखो नीचे कौन बैठा है 1 प्लस लॉग एक्स और उसका डेरिवेटिव सीधा ऊपर बैठा हुआ है, ये देखिए। तो इसका आंसर होता है लॉग के अंदर एफ ऑफ एक्स प्लस सी, और लॉग के अंदर कौन बैठेगा एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का काम देखो यहाँ पे कौन कर रहा है आपके लिए, ये 1 प्लस लॉग एक्स कर रहा है, देखिए। तो ये एक तरीका हुआ कि भैया इतने मेथड से जाओ, है ना भाई, ये आपके ऊपर है अब, और नहीं तो सीधा ये फॉर्मूला टीचर को साइड में लिखो, और ये देखिए यहाँ से सीधा यहाँ आंसर है सर। ये तो मैंने फिर भी आपको समझाने के लिए बताया अलग से कि भाई ऐसा दिख रहा है कुछ हमें, लेकिन कोई बच्चा यहाँ भी दिमाग लगा ले कि हाँ भाई डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव सीधा न्यूमिनेटर में बैठा हुआ है। ऐसे याद रखो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर सीधा न्यूमिनेटर में बैठा हुआ है तो आंसर लिखेंगे सीधा लॉग एफ ऑफ एक्स, सीधा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। ऐसे दिमाग में सेट कर लो कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमिनेटर में बैठा है तो आंसर होता है लॉग एफ ऑफ एक्स। बस आपको फॉर्मूला लिखना है और सीधा सर आपको आंसर लिखना है, ये देखिए।
चलिए बताइए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3, विद लॉन्ग मेथड और विद यूजिंग दैट फॉर्मूला, समझ में आया कि नहीं आया? एंड चॉइस इज योर। मैं किसी को फोर्स नहीं करता कि भाई तू फॉर्मूले से ही बना, क्योंकि हमें तो आंसर से मतलब है, आंसर सही निकलना चाहिए। लेकिन जब बच्चा फॉर्मूले का इस्तेमाल करता है तो वो सिर्फ अपना समय बचाता है, क्योंकि फॉर्मूले की जो डेफिनेशन है ना वो यही है, फॉर्मूला मतलब टाइम सेवर। बस करने को तो मैं इसको ऐसे भी कर देता, देखो बिना फॉर्मूले के भी करके दिखाया, सेम आंसर आया हुआ है यहाँ पर। और ये मैंने विदाउट फॉर्मूला करके दिखाया है, ओ सॉरी, मतलब ये विदाउट फॉर्मूला करके दिखाया नीचे, और ये विद फॉर्मूला करके दिखा दिया, तो भी वही आंसर आ रहा है आपके पास। चलिए बताइए सभी, क्वेश्चन नंबर 3 कॉपी कर लिया सबने? फटाफट करिए इसको। अब ये आप बच्चों के ऊपर है कि आपको मेरे फॉर्मूले जो मैंने बताए हैं यूज़ करने हैं या नहीं करने हैं, ठीक है? बट मैं शायद जब भी क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल ही करूंगा, क्योंकि टाइम बचाना है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया सबने? कॉपी कर लिया? विद और विदाउट फॉर्मूला दोनों कॉपी कर लेना। हाँ जी बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 कॉपी कर लिया सबने? अरे बताइए भाई, कहाँ चले गए सारे? हाँ सबने लिख लिया? दोनों तरीके से लिख लेना, विद और विदाउट फॉर्मूला दोनों तरीके से, ठीक है? और कहीं पे भी मैंने बार बार बोल रहा हूँ, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी लगता है, उसको 0.1% भी लगता है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कोई भी चीज़ यहाँ पर, या कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा, वो मुझे वहीं टोक दे, वहीं अपना ऑडियो ऑन करके मुझे बता दे फटाफट कि हाँ सर मेरे को यहाँ पे डाउट है। क्योंकि अगर अभी आप नहीं बताएंगे तो फिर आपसे ये एक्सरसाइज नहीं बनेगी, और ये डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा फिर आपके लिए। तो इसीलिए डाउट को दिमाग में मत रखें, उसको बिल्कुल अपने दिमाग से बाहर निकालें, फिर नहीं तो बड़े क्वेश्चंस नहीं बनेंगे आपसे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगर सभी बच्चे देखें तो हमें दे रखा है साइन एक्स मल्टीप्लाई के अंदर हमें आगे दिया हुआ है क्या, फिर से साइन, और उसका एंगल देखिए क्या दिया हुआ है, कॉस एक्स, और फिर है डी एक्स। तो अब मुझे यहाँ दिमाग लगाना होगा कि मैं किसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। चलिए कोई बच्चा बता सकता है मेरे को कि यहाँ पर मैं किसको सब्स्टिट्यूट करूंगा? मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बट मैं किसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, कोई बताएगा? इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि हमें किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? एनी स्टूडेंट? क्वेश्चन में दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखिए, साइन एक्स मल्टीप्लाई विथ साइन एंगल में कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ मुझे किसको पुट करना है, टी बता सकता है कोई बच्चा? काफ़ी सारे बच्चे आंसर साइन एक्स दे रहे हैं, साइन एक्स अधिकतर बच्चों का आंसर है। देखिए अगर आप यहाँ पर साइन एक्स को टी लेट करते हैं, मैं दिखा देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर साइन एक्स को टी लेट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और ये होगा डी एक्स बराबर में डी टी। तो मुझे बताओ क्या तुम्हें ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पे मिल रही है कहीं क्वेश्चन के अंदर? बता दो कोई बच्चे, क्योंकि मैं डी टी तो उसकी जगह पे तभी लिख पाऊंगा जब मुझे कॉस एक्स डी एक्स पूरी ये टर्म मिलेगी। लेकिन आप देखिए ध्यान से, कॉस एक्स डी एक्स ये टर्म पूरी नहीं मिल रही, क्योंकि वो जो कॉस एक्स हमें मिल रहा है वो तो एंगल के अंदर बैठा हुआ है, और जब वो एंगल के अंदर बैठा हुआ है तो वो कैसे डी एक्स के साथ चला जाएगा सर? वो साइन का साथ थोड़ी ना छोड़ देगा। तो साइन एक्स को टी लेट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि साइन एक्स को टी लेट करने से जो टर्म हमें मिल रही है वो कॉस एक्स डी एक्स है, और कॉस एक्स डी एक्स मेरे पास सिंगली यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कॉस जो है वो साइन का एंगल है, तो उसको बाहर नहीं निकाल सकते आप साइन से। तो यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए था कॉस एक्स को, जो कि एंगल के अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि अगर मैं कॉस एक्स को टी लेट करूंगा तो उसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो आपको माइनस की टेंशन नहीं लेनी। एक चीज़ मैं और यहाँ पर ऐड करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए सभी बच्चे। जैसे कभी कभार होता है कि तुमने देखा कि तुमने साइन टू एक्स को टी लेट कर लिया, अब साइन टू एक्स का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा? तो साइन टू एक्स का डेरिवेटिव होगा टू कॉस टू एक्स। तो आपने देखा कि मेरे पास सिर्फ कॉस टू एक्स ही है, टू तो है ही नहीं, तो टू की टेंशन नहीं लेने का अपन, हमारे को टू अपने आप हम बना लेंगे वहाँ पर। तो जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं या माइनस प्लस वाली टर्म्स होती हैं उनकी हमें टेंशन नहीं लेना, हमें जो मतलब जो मेन फंक्शन होता है वो हमें मिल जाता है तो बस बहुत है, हमारा काम बन जाता है। क्योंकि साइन टू एक्स का वैसे डेरिवेटिव पूरा टू कॉस टू एक्स है, और मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में सिर्फ कॉस टू एक्स ही मिल रहा है, टू नहीं मिल रहा,
तो आप कहेंगे अरे नहीं सर साइन टू इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, टू की टेंशन हमें नहीं लेनी, टू हम एडजस्ट कर लेंगे अपने आप, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म का अपने आप को टेंशन नहीं लेने का, वो अपने आप क्वेश्चन में एडजस्ट हो जाते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो cos x को मैंने t माना, cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन x, और dt का dt बाई डी बनेगा, तो dx को यहाँ पहुँचा दिया और dt को यहाँ पहुँचा दिया। अब मेरे को ये दोनों टर्म मिल रही हैं, ये देखो, ये रहा आपका बैठा साइन x और ये बैठा है आपका dx, और ये रहा मेरा साइन x और ये बैठा है मेरा dx। तो ये पूरा ओरिजिनली वहाँ पर दिखना चाहिए, जो कि साइन को सब्स्टिट्यूट करने के बाद नहीं दिख रहा था, लेकिन कॉस को सब्स्टिट्यूट करने के बाद पूरा दिख रहा है। लेकिन अब ये माइनस दिक्कत कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोला था ना माइनस प्लस कांस्टेंट टर्म की कोई टेंशन नहीं लेने का। ये माइनस कहाँ भेज देंगे, सामने dt की तरफ भेज देंगे, ये देखिए ऐसे बढ़िया से इसको बना लेंगे। और ये देखिए अब जो मैंने यहाँ पे सर्कल कर रखे हैं लाल रंग में, तो साइन x और dx ये दोनों हट जाएंगे और इनकी जगह पर कौन आके बैठ जाएगा, माइनस का dt, और साइन अपनी जगह पर वैसे ही रहेगा। और ये जो एंगल के अंदर cos x बैठा था, इसको मैंने क्या मान लिया, t मान लिया। ये देखिए अब बढ़िया क्वेश्चन बन गया, देखिए आपका ये। और अब इसमें से माइनस साइन को बाहर करिए, और ये हो गया आपके लिए साइन टी डी टी। और साइन टी डी टी का इंटीग्रेशन तो कोई भी कर सकता है, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, है ना, ये गड़बड़ मत करना कि डेरिवेटिव लगा दिया भाई, कई बच्चे यही करते हैं पेपर में। तो ये होगा माइनस कॉस टी और प्लस का सी, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो कॉस टी प्लस सी, और टी की जगह पर वापस रख देंगे हम कॉस एक्स प्लस सी। ये हमारा होगा इसका फाइनल आंसर। चलिए बताइए सभी बच्चे कि यहाँ पर हमने साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट नहीं करा, कॉस एक्स को ही क्यों करा। ये बात समझ में आई सबको कि नहीं आई, और क्वेश्चन पूरा समझ में आया कि नहीं आया। अभी भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी भी बच्चे को कहीं पर भी लगे कि भैया कहीं पर हमारी बात नहीं बन रही है, तो वो दोबारा पूछ सकता है। किसी बच्चे ने लिखा हुआ है वहाँ पर, शायद रिपीट कर दो। हाँ भाई देखिए एक बारी, मैंने आपसे पूछा सा सवाल, खुद ही आपसे पूछा था कि मेरे को किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने मेरे को जवाब दिया था साइन एक्स, जो कि मैंने अलग से आपको करके दिखाया कि साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट करने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट अगर मैं टी करता हूँ तो उसका आंसर आता है मेरे पास कॉस एक्स डी एक्स बराबर में डी टी, ये आता है। तो मुझे डी टी को वहाँ लाना होता है, तो कॉस एक्स डी एक्स मेरे को मिलना भी तो चाहिए ना सर, जो मिला है साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो वो तो मेरे को यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहा। आप कहेंगे सर हाँ दिख तो रहा है, ये तो रहा कॉस एक्स और ये तो रहा डी एक्स। सर ये कॉस एक्स अकेला नहीं है, इस कॉस एक्स के साथ वो साइन भी बैठा हुआ है, जो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो तो उसका एंगल है। तो आप कॉस एक्स डी एक्स को अलग से बाहर नहीं कर सकते थे, इसी वजह से साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट करने का कोई भी फायदा नहीं था। इसलिए मैंने कॉस एक्स जो अंदर बैठा हुआ है ये एंगल के रूप में, इसको सब्स्टिट्यूट करा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो मुझे मिल रहा है वो मिला साइन एक्स डी एक्स। और साइन एक्स डी एक्स को मैंने, वो तो ठीक है माइनस साइन एक्स मिला, बट माइनस मैंने एडजस्ट कर दिया तो डी टी की तरफ। तो साइन एक्स डी एक्स वाली टर्म मेरे को पूरी अलग से दिख रही है, ये देखो ये बैठा साइन एक्स और ये बैठा है कौन भैया, आपका डी एक्स। जिसको ऐसे समझने में बहुत दिक्कत हो रही है कि अरे भाई ये साइन एक्स बैठा है, ये डी एक्स बैठा है, कहाँ से देखूँ उसको, अगर ऐसी दिक्कत होती है तो सर देखो इलाज हर चीज़ का है ना, सिर्फ बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे अडेप्ट कर रहा है। तो मैंने कहा कि जिसको अगर ऐसे क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होती है कि ये साइन एक्स डी एक्स को उठाकर सर डी टी कैसे लिख दे रहे हैं, तो वैसे ना बनाए, वो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकाल ले भैया, है ना, क्योंकि हमें सारी क्वेश्चन को टी में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या क्या करो, जिसको ये मेरा वाला तरीका ऐसे समझ में नहीं आता, तो मैंने पहले भी बताया था कि आप यहाँ से बढ़िया से डी एक्स निकालो, ये देखो डी एक्स निकालो सारे बच्चे, तो क्या आएगा माइनस डी टी अपॉन में साइन एक्स आ जाएगा, और इसको अपने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करो। अब देखो कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे, कुछ नहीं करना, ये साइन एक्स यहाँ पर बैठा रहेगा कोई दिक्कत नहीं, ये साइन यहीं बैठा रहेगा कोई दिक्कत नहीं, ये कॉस एक्स को मैंने टी मान लिया तो टी आ गया, और ये डी एक्स को हटाकर आप इसकी जगह पर क्या रख दो, माइनस डी टी अपॉन में साइन एक्स। अब ये देखो साइन एक्स से साइन एक्स उड़ा दो, अब देखो बताओ क्या आंसर आया, माइनस साइन टी डी टी, यही आंसर आया जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए। तो अब इतनी मेहनत आपको करनी है तो सर कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया दोनों तरीके। इधर आप पूरा ये ऐसे बनाकर कर लो या साइन एक्स डी एक्स को सीधा डी टी मान के कर लो, और नहीं तो भैया फिर हर क्वेश्चन में डी एक्स की वैल्यू निकाल निकाल के पुट करो और सारे क्वेश्चन को टी और डी टी में कन्वर्ट कर लो। इट्स ऑन यू। अब बताइए वंशिका, आपको क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? आपको मैंने दो ऑप्शन दे दिए, आप दोनों में से कोई भी अपना लो, बट जिस मेथड से मैं करता हूँ वो मेथड आपके लिए इसलिए सही रहेगा क्योंकि वो टाइम बचाएगा, क्योंकि dx निकाल कर फिर पुट करोगे, फिर उसमें थोड़ा टाइम तो जाएगा जाएगा सर आपका, बट क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको दो मेथड दे दिए, आपको जो अच्छा लगता है आप उसी से कर लें, ठीक है। और कोई डाउट है किसी बच्चे का? मैं बार बार इसलिए भैया फिर आगे दिक्कत हो जाएगी तो फिर मुझे मत बोलना। हाँ
सर एक डाउट है सर, इसके अंदर आपने जो सर ये एंगल का जो डेरिवेटिव करा है cos x का, तो हाँ सर जो बाहर साइन है वो मल्टीप्लाई नहीं होगा उससे बाद में? भाई वो साइन एंगल, भाई वो साइन फंक्शन है मेरा, उसके साथ कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा? ये साइन, ओके सर, ये कोई बात साइन तो नहीं। फंक्शन है ना मेरा, ये तो इसका एंगल है। यस सर। ये तो फिर भारी रहेगा। ये तो आप ये देखो ना, ये वाला जो साइन एक्स है और ये जो डी एक्स है, दो दिख रहे हैं आपको, आगे एक साइन एक्स दिख रहा होगा पूरा, और एक बाहर उसके बाद एक आखिरी में डी एक्स दिख रहा होगा। तो ये साइन एक्स और ये डी एक्स को तो मैंने ही बना लिया, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये बना लिए। और इनकी जगह पर, इन दोनों की जगह पर मेरा पूरा एक टर्म बन चुकी है, क्या बन चुकी है? माइनस डी टी। तो इसको और इसको हटाकर तो मैंने देखो लिख दिया माइनस डी टी, दिख रहा है साफ आपको? और ये जो साइन है, ये साइन एक्स थोड़ी ना है, ये तो सिर्फ साइन है मेरे भाई, ये ऐसे साइन है खाली। तो ये कहाँ मल्टीप्लाई करूंगा मैं? इसके अंदर जो वैल्यू होगी फंक्शन, उसी के साथ तो काम करूंगा मैं। ये अकेला बैठा हुआ है साइन, ये दो दो साइन नहीं है कि आप सोच रहे हो साइन एक्स ये अलग है, फिर एक साइन है, फिर एक कॉस है। तीन फंक्शन नहीं है यहाँ पर, फंक्शन सिर्फ यहाँ पर दो ही है, एक ये साइन एक्स है और एक ये साइन कॉस एक्स है। तीन फंक्शन मत समझ के चलो कि दो साइन हो गए और एक कॉस हो गया, ये गलत सोच रहे हो पैसे। तो फिर अब ये जो साइन है, ये तो सर ऐसे ही रहेगा, ये वाला साइन जो दिख रहा है एस आई एन साइन, और उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर कौन था सर? इसके कॉस एक्स, उसको तो मैंने टी मान लिया था, तो ये देखो टी आ गया, देखो साइन टी। और माइनस डी टी तो साइन एक्स और डी एक्स उठा के मैंने पहले लिख दिया, तो सर्कल जो मैंने बना रखे थे। हाँ भाई, डाउट क्लियर हुआ आपका? यस सर, हो गया। चलिए चलिए, आई होप सबने कॉपी तो कर ही लिया होगा इसको, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी भी बच्चे को कुछ भी लगता है ना, कुछ भी लगता है, वो मेरे से कहेगा सर इस क्वेश्चन को 1000 टाइम समझाओ, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको 1000 टाइम समझाने को भी तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये मेथड आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। क्योंकि एक बार किसी बच्चे ने इस मेथड पे परफेक्शन हासिल कर ली ना, तो उसके लिए इंटीग्रेशन बनाना बाएं हाथ का खेल हो जाएगा फिर। लेकिन जो बच्चा अगर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन नहीं समझ पाया ढंग से, उसको ये ट्रिक्स नहीं समझ में आई, कैसे फॉर्मूले लगाने हैं, क्या करना है, किसको सब्स्टिट्यूट करना है, फिर वो इंटीग्रेशन में सर पूरे चैप्टर में परेशान रहेगा। चलिए आइए, तो अब बनाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर, सर एक बार स्लाइड दिखा दो। हाँ जी, ये लीजिए। डन सर। ठीक, हाँ तो मैं बता रहा था कि क्वेश्चन नंबर 6 को अगर बच्चा देखे, वैसे उन्होंने ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन वाले उसमें डाल दिया है, बट इसमें मेरे को सब्स्टिट्यूशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये मेरे को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ए एक्स प्लस बी अंडर रूट में, तो मुझे तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन की जरूरत ही नहीं है सर। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये तो लीनियर फंक्शन है, और मैंने पढ़ा था लीनियर फंक्शन की पावर एक एन वाला फॉर्मूला लिखवाया था सभी बच्चे। तो इसको ए एक्स प्लस बी की पावर हाफ लिख दो बढ़िया से, है ना भाई? अब बता दो क्या आंसर होगा इसका, सभी बच्चे बता देंगे बड़े प्यार से, सर ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 और आगे 2/3 और नीचे ए और प्लस सी। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि लीनियर की पावर, लीनियर फंक्शन की पावर जो मर्जी हो एक्सेप्ट -1, क्योंकि अगर लीनियर फंक्शन की पावर -1 हो जाती है तो वो लॉग में जाता है, और उसके -1 के अलावा लीनियर फंक्शन की पावर जो मर्जी है तो आप उसको पावर वाले फॉर्मूले से सॉल्व करें। और लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि लीनियर जो फंक्शन हमें दिया होगा, पॉलिनोमियल जो दिया होगा, उसका डेरिवेटिव से नीचे डिवाइड करना ना भूलें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए सभी बच्चे, ये दिया हुआ हमारे को एक्स और बाहर दिया हुआ अंडर दिया रूट में x+2, ये देखिए। अब अगर हम सब्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पर सोचें, तो मैं देखता हूँ कि x+2 को t मान लेते हैं, क्योंकि वो रूट में बैठा हुआ है। क्योंकि मैंने पीछे लिखा था कि अगर रूट वाली टर्म कभी भी मिले, मेरी ट्रिक अगर आप देखें, अभी मैंने वो जस्ट आपको फॉर्मूलों के बाद ही लिख के दिखाई थी। देखो जो मेरी बातों को सही से समझ के चलेगा ना, बच्चा कभी नहीं फंसेगा। ये देखिए, नोट का सेकंड पॉइंट पढ़ लो। इफ देयर इज स्क्वायर रूट इन यूर क्वेश्चन देन पुट द टर्म इन स्क्वायर रूट इक्वल टू टी स्क्वायर। देखिए आंख बंद करिए और ये स्टेप को लगा दीजिए। ठीक है, आंख बंद करिए, क्योंकि वो वाले फॉर्मूला तो यहाँ पे लग नहीं रहा, क्योंकि अगर आप x+2 को डेरिवेटिव का सोच रहे हैं तो उसका भी कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं रही है। तो अगर वो जो तीन फॉर्मूले मैंने वहाँ पे लिखवाए हैं, अगर वो आपके लग रहे हैं, और आपको लग रहा है जैसे कि अगर आपको ये लगता है कि भाई जैसे मान लो कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे बाहर मान लीजिए बैठा था cos x, अंदर बैठा हुआ है sin x, तो बच्चे को सीधा सीधा समझ में आ जाएगा, अरे हाँ भाई सही है एकदम, sin x का डेरिवेटिव बाहर बैठा हुआ है cos x, तो उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब कई बच्चे मुझे कहेंगे सर cos x को क्यों नहीं पुट करेंगे, cos x का डेरिवेटिव भी तो sin x होता है। लेकिन सर cos x का डेरिवेटिव sin x होता है, cos x का डेरिवेटिव रूट sin x नहीं होता।
ये बात को समझिए, क्योंकि अगर मैं cos x को t मानूंगा तो वहां बचेगा कौन, रूट साइन x। लेकिन अगर मैं sin x को t मानूंगा तो बचेगा कौन, cos। तो इसलिए वो cos मेरे लिए काम का बनेगा। तो यही तो सबसे बड़ा गेम है यहाँ पर, कि अब cos को t मानना है कि sin को t मानना है। तो हमेशा आपको t उसी को मानना है जो रूट में बैठा हुआ है, बस ये दिमाग में सेट कर लो, कभी नहीं फंसोगे। और रूट वाली टर्म को t नहीं मानना है, t स्क्वायर मानना है, ठीक है। उसका कारण क्या है कि अगर मैं t स्क्वायर मानूंगा तो बाद में रूट से t स्क्वायर आराम से t करके बाहर आ जाएगा, नहीं तो फिर रूट में फिर t का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने बैठो फिर, तो उसमें भी टाइम वेस्ट होता है बच्चे का। तो इसलिए मैंने बोला है कि टी स्क्वायर लेट करना है। देखिए करिए टी स्क्वायर, देखो 2 मिनट में आंसर आएगा। x+2 को मान लिया सर कितना, टी स्क्वायर। लेकिन अब डेरिवेटिव को ढंग से करना है, ये नहीं कि डेरिवेटिव गलत गलत कर दिया। x का डेरिवेटिव बताओ कितना होता है, 1, और 2 का डेरिवेटिव हो गया 0, तो यहाँ बचा सिर्फ 1। मैं पहले लॉन्ग मेथड से करके दिखा रहा हूँ। यहाँ टोटली 1 बचा, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले तो पावर का होगा ना सर, तो 2t होगा, और फिर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो dt अपॉन में dx होगा। ध्यान से देखिए, डेरिवेटिव जो सीख कर आ रहे हैं यहाँ पे उसको यूटिलाइज करिए। ये नहीं कि अब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करने के चक्कर में बच्चे ना डेरिवेटिव भी गलत कर जाते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मिक्स प्रॉब्लम्स हैं, इंटीग्रेशन पे भी चल रहे हैं, डेरिवेटिव्स पे भी चल रहे हैं। तो अब ये dx जो है इधर पहुंच जाएगा, तो मैंने अब इसको अगले स्टेप में दिखा रहा हूँ। मैं चाहता तो मैं इसको इसी स्टेप में ही कर देता, मतलब मैं इसको ऐसे कर देता। ये देखो, एक तो मैं देखो ऐसे दिखा रहा हूँ बढ़िया से कि 2dx इक्वल टू बन गया आपका 2dt, है ना, ये बढ़िया से दिखाया मैंने। और मैं चाहता तो इसको मैं ऐसे कर देता, पुट x+2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो मैं सीधा आंसर लिखता। देखो ध्यान से क्या लिखता, dx इक्वल टू 2t dt। क्यों लिखता, क्योंकि मुझे पता था इधर तो 1 ही बच रहा है, और उधर से जो dx आएगा डिनोमिनेटर से वो न्यूमिनेटर में आके यहाँ पे dx बन जाएगा सीधा लेफ्ट साइड पे आके। तो ये स्टेप मैं स्किप कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ये स्टेप हमेशा स्किप करने को बोलता ही हूँ आपको, dt/dx लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाद में आपने उस dx को लेफ्ट साइड पे भेजना ही होता है। तो आप जो मैंने दूसरी साइड करके दिखाया आप उसी तरीके से जाइए हमेशा। तो बस अभी सारे चेंजेस क्वेश्चन में करने होंगे, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि अगर मैं यहाँ पर ये चेंजेस करता हूँ तो फिर इस वाले x का क्या होगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट तो मैंने x+2 को ही करा है। अब देखो ना, अगर आप अभी जो किया है उसके अकॉर्डिंग देखो क्या बनता है। ये तो x का मैंने, इस x को तो मैंने कुछ करा ही नहीं, तो आप बच्चा क्या कहेगा, x को x ही रख देते हैं, और ये हमारा टी स्क्वायर बन गया बढ़िया से। और उसके बाद ये हमारा dx की जगह पर तो आप क्या लिखोगे, 2t dt लिखोगे ना यही। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भैया t के साथ x भी घूम रहा है साथ में, है ना भाई, ऐसा नहीं हो सकता ना। सारी टर्म अगर dt में जाएंगी तो t के साथ ही जाएंगी। तो इसीलिए हमें इस x को यहाँ से हटाना होगा, ये जो x है इसको भी हमें t की टर्म्स में लाना होगा। तो उसके लिए हमें हेल्प कौन करेगा सर, ये वाली टर्म तो हेल्प करेगी जो हमने सब्स्टिट्यूट करी है, ये देखिए। तो ये टर्म ही हमें हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगी अब मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे ना, तभी तो फिर हम हटा पाएंगे इस x को। तो x की वैल्यू यहाँ से देखो क्या आ रही है, t² - 2 आ रही है, ठीक है। तो अब बढ़िया सब्स्टिट्यूशन बनेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि dt के साथ x भी घूम रहा है, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अगर dx आपने आगे लिखा है तो सारी टर्म x में होनी चाहिए, अगर आपने dt लिख दिया तो सारी टर्म t में होनी चाहिए। तो x की जगह पर बच्चा बताइए क्या लिख देगा, t² - 2, और अंडर रूट में x+2 की जगह पर क्या लिख देगा, t², और dx की जगह पर बच्चा क्या लिख देगा, 2t dt। ध्यान से देखिए 3 सब्स्टिट्यूशंस हुई हैं यहाँ पर, एक तो x को रिप्लेस करा, एक x+2 को रिप्लेस करा, और एक dx को रिप्लेस करा। तो x की जगह पर कौन आके बैठा, t² - 2। अंडर रूट में जो x+2 था वो क्या बन गया, अंडर रूट में t², और dx की जगह पर कौन आके बैठ गया, 2t dt। अब करिए इसको सॉल्व बढ़िया से और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो अभी एज इट इज़ ही रहेगा, ध्यान से देखिए सभी बच्चे, ठीक है सर, ये हमारा एज इट इज़ रहेगा। और √t² का बाहर आएगा t, और वो बाहर वाले t से इंटू होके बन जाएगा क्या, t², और जो 2 हमारे पास है उसको कर देंगे हम बाहर, क्योंकि कांस्टेंट टर्म होती है इंटीग्रेशन से बाहर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 2, और t² को अंदर भेज देंगे ताकि हम इजीली उसको इंटीग्रेट कर सकें। इसके 2 इंटीग्रेशन बन जाएंगे फिर ऐसे, ये देखिए। तो बस अब इसका इंटीग्रेशन तो कोई भी बच्चा कर सकता है। तो 2 बाहर रहेगा, t⁴ का इंटीग्रेशन क्या होगा, t⁵ और 2 एज इट इज रहेगा। t⁵2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t⁵3/3 और प्लस c। अब t की जगह पर वापस x+2 रख देंगे। तो फाइनल आंसर आ रहा है, देखिए सभी बच्चे, x+2⁵5/5, फिर माइनस का 2/3, और x+5 की पावर कितनी, 3, और प्लस का c। ये है आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो व्हेनेवर यू आर इन स्क्वायर रूट, व्हेनेवर यूर क्वेश्चंस इन स्क्वायर रूट, तो कोशिश करिए कि स्क्वायर रूट वाले को क्या लेट कर लीजिए, t², और उसके बाद सारे क्वेश्चन को t में कन्वर्ट करिए और सब्स्टिट्यूट करिए और अपने आंसर को निकालिए।
चलिए बताइए सभी बच्चे, क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है सभी को? क्वेश्चन नंबर 7, फिर बाकी तो अब हम अगली क्लास में ही कर पाएंगे।